डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपकिरण के माप की कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन निम्न प्रकार से है। हमें एज ग्रुप बता रखा है और पेंशन पर मंथ बता रखी है। 150, 200, 250, 300, 350 और 400, ये हमें पेंशन बता रखी है। एज ऑफ पर्सनस फिर हमें बता रखी है 61, 64, 62, 70, 72, 73, 75, 78, इस तरह से हमें पेंशन व्यक्तियों की आयु दे रखी है। अतिरिक्त देय मासिक पेंशन का समानांतर माध्य प्रमाप विचलन तथा विचरण गुणांक हमें कैलकुलेट करना है। ये मोहनलाल MDU अजमेर यूनिवर्सिटी का एग्जाम की प्रॉब्लम है। हमें मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमें पेंशन पर मंथ दे रखी है ये हमारा एक्स कहलाएगा, क्योंकि जो चीज़ पूछी जाती है वो हमारे एक्स में आती है। एज ग्रुप हमें बता रखा है क्वेश्चन में 60 से 64। एज ग्रुप 60 से 64, 64 से 68, 68 से 72, 72 से 76, 76 से 80, 80 से 84 और 84 से 86, नहीं 84 तक ही हमें दे रखा है। पेंशन पर मंथ, पेंशन पर मंथ हमें बता रखी है 150, 200, 250, 300, 350 और 400। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है एज ग्रुप के साथ जो व्यक्तियों की आयु पर्सन्स दे रखा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम टैली बार्स की सहायता से करेंगे। ये हमारा एफ कहलाएगा और इसमें हम करेंगे टैली बार्स। सबसे पहला बता रखा है 61, 61 आएगा हमारा 60 से 64 के ग्रुप में, तो एक बार लगा देंगे हम यहाँ पे। इसके बाद 64 दे रखा है, 64 आएगा 64 से 68 के ग्रुप में, और ये 60 से 64 के ग्रुप में नहीं आएगा। इसके बाद हमें 62 दे रखा है, 62 फर्स्ट ग्रुप में आ जाएगा 60 से 64 के अंतर्गत। 70 आएगा हमारा 68 से 72 के ग्रुप में। 72, 73 तीसरी ग्रुप में आएगा हमारा। 75, 78, 82, 83, 80 के बाद हमें दे रखा है 66, 71, 70 भी इसी ग्रुप में चला जाएगा। 65, 65 के बाद है हमारा 77, 81, 63, 69 और 77। टोटल कर लेंगे हम 3, 4, 3, 3 और 4, तो ये हमारी कहलाएंगी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का हो गया हमारा टोटल 20। अब ये हमारा एक सिंपल प्रॉब्लम हो गई, ये हमारा है x और ये हो गई हमारी f। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमें इसलिए कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी है, और कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ प्रमाप विचलन पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तब भी हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस तभी निकल सकता है जब हमारे पास अरिथमेटिक मीन हो। अब हम अरिथमेटिक मीन किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n मल्टीप्लाई i यहाँ पे अपन किसी भी नंबर को ले सकते हैं। हम यहाँ पे उस नंबर को लेंगे i
जिसकी सहायता से हम सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर पाए, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा करने के लिए। और पहले हम निकालेंगे इसमें dx, तो dx जो अपना निकाला जाएगा, सबसे पहले हमें dx निकालना पड़ेगा, फिर हम dx डैश निकाल लेंगे। तो dx निकालने के लिए हम किसी भी नंबर को अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं 250 को। तो 250 माइनस का 100 माइनस का 50 जीरो प्लस 50 प्लस 100 और प्लस 150। अब हम dx डैश निकालेंगे, तो dx डिवाइडेड बाय i। आप चाहो तो इसमें भी कर सकते थे, मैंने इसमें नहीं करा आप लोगों को समझाने के लिए। i मैं यहाँ पे 50 ले रही हूँ, माइनस का 2 माइनस का 1 जीरो 1 2 और 3। अब हम निकालेंगे एफ डी एक्स डैश। तो एफ डी एक्स डैश निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी से हम डी एक्स डैश को मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का 6 माइनस का 3 जीरो 3 6 और 12। तो ये हो गया आपका टोटल 12। अब अज्यूम मीन मैंने माना है यहाँ पे 250 प्लस सिग्मा डी एफ डी एक्स डैश होगा मेरा 12 और नंबर ऑफ आइटम्स 20 इंटू 50। आपने आई का मतलब होता है जिस नंबर से आपने सभी वैल्यूज को डिवाइड करा है। और इसको सॉल्व कर लेंगे। 250 प्लस और हमारा अर्थमेटिक मीन हो गया 280 पर मंथ। अर्थमेटिक मीन कहलाएगा हमारा 280 पर मंथ। अब हम निकालेंगे एफ डी एक्स डैश का स्क्वायर। एफ डी एक्स डैश स्क्वायर करने के लिए जो हमारा एफ डी एक्स है उसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 3 0 3 36 और टोटल हो गया अपना 66। इसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू आई, क्योंकि आपने डी एक्स डैश निकाला है उस समय आपको आई से भी करना पड़ता है। तो सिग्मा एफ डी एक्स डैश सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। आई मेरा है 50 अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डैश था हमारा 66, एन है 20 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डैश था 12 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 3.3 माइनस और फिर इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हमारा आ गया अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी कैलकुलेट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई 100। फिर इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको ही रख दीजिएगा अपॉन अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई 100। तो आपको ये इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का चैप्टर, या अब मेन अपकिरण के माप में स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है, तो इसलिए हम यही कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का था। स्टैंडर्ड डेविएशन में से 20 मार्क्स की एक प्रॉब्लम जरूर आती है और हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या क्या गणितीय विशेषताएं होती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की फर्स्ट जो हमारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है वो किसकी सहायता से हम सामूहिक प्रमाप विचलन को ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी हमारी बनती है कि यदि दो श्रेणियों के मदों की संख्या वह समानांतर माध्य समान हो तो संपूर्ण श्रेणी का जो प्रमाप विचलन होता है उसको
हम किसी भी फॉर्मूले के द्वारा या निम्न फॉर्मूले के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे उन्होंने दे रखा है। और यहाँ पे फॉर्मूला बनता है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन 1/2 अंडर रूट और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि यदि क्रमानुसार प्राकृतिक संख्याओं का यदि हमें प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम एक इसमें दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। मतलब जैसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से कोई भी संख्याएं देती जाए तो उस समय हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए पूरी कैलकुलेशन जो होती है हम इस फॉर्मूले के द्वारा करेंगे 1/12 n स्क्वायर माइनस 1। और यदि समांतर माध्य से विचलन लिए गए तो उनका जोड़ हमें पता है कि शून्य होता है। विचलनों के वर्गों का योग भी अन्य माध्ययों से लिए गए विचलनों के वर्गों से ही कम होता है। प्रमाप विचलन का सामान्य वर्ग या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्रफल से एक विशिष्ट संबंध होता है। एक सममितीय अथवा सामान्य असममितीय वितरण में x बार प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन में 62.27% मध्ये और x बार प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में 94.45% मध्ये और x बार प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में 99.73% मध्ये सम्मिलित होती है। प्रमाप विचलन की जो मेरिट्स होती हैं उसमें सबसे पहली है कि ये सभी वैल्यूज पर आधारित होता है और निश्चित एवं स्पष्ट माप होता है इसमें। और इसमें हम उच्चतर जो बीजगणितीय हमारे अध्ययन में प्रयोग किया जाता है इसका प्रतिचरण परिवर्तनों का न्यूनतम इसमें प्रभाव होता है और विभिन्न श्रेणियों की विचरणशीलता की तुलना करने, मापों की अर्थपूर्णता की जांच करने, वितरण की सीमाएं निर्धारित करने आदि में प्रमाप विचलन अपकिरण का सर्वश्रेष्ठ माप माना जाता है। बस इसका ड्रॉबैक दो ही हैं। पहला तो इसमें कैलकुलेशन जो है वो जटिल होती है थोड़ी सी, सामान्य व्यक्ति इसे सरलता से कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि विचलनों के वर्ग तथा फिर उसके औसत का वर्गमूल ज्ञात करना एक सरल गणितीय प्रक्रिया नहीं होती है। और प्रमाप विचलन पर चरम मदों का भी अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसे ज्ञात करने में मूल्यों के विचलन किए जाते हैं तथा फिर विचलनों के वर्ग ज्ञात किए जाते हैं। थैंक यू।